नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। पूरी कहानी सुनिएगा और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। कहानी शुरू होती है गौरीपुर गाँव से। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गाँव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता किसी समय में बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवाय कुछ शेष नहीं बचा था, लेकिन दूध बहुत देती थी, क्योंकि कोई ना कोई उसके सामने हांडी लिए उसके सिर पे सवार रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1,000 रुपए वार्षिक से ज्यादा नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। एक का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब वो एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह सजीला जवान था, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सुबह उठकर सवेरे सवेरे पी लेता था। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। उसका शरीर निर्बल और कांतिहीन था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उसका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उसके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। लिखा पढ़ी मतलब पत्रों का आदान प्रदान होता रहता था। श्रीकंठ इसी अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं थे, बल्कि वह बड़ी जोर से उसकी निंदा किया करते। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान। दशहरे के दिनों में बड़े उत्साह से रामलीला होती थी और वो स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की स्त्रियां उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। स्वयं उसकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, हाथी, 3 कुत्ते, बाज, झाड़ फनूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं। यहाँ सभी विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सब की सब जीवित रही। पहले तो उमंग में उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न ही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई, वो यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। हाथी घोड़े का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन में फर्श, न दीवार, तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिन में अपने को इसी अवस्था में अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही नहीं थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह तो चिड़िया पकड़ के ले आया और आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वो नया व्यंजन बनाने बैठ गई। हांडी में देखा तो घी पाव भर था। बड़े घर की बेटी किफायत किया जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी ने कहा, घी सब मांस पे पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों तो घी आया था, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो तो मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को
उसकी यही ढिठाई बहुत बुरी लगी और तिनक कर बोला, मैके में तो घी की नदी बहाती होंगी, स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार सह लेती, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़ के खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते तुम्हें। अब अपड़ उजड़ ठाकुर से रहा नहीं गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लेता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया पर उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की बात कांपती हुई अपने कमरे में आ खड़ी हुई। स्त्री का बल और साहस, मान मर्यादा पति तक है। उससे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति की यह घटना थी। 2 दिन तक आनंदी कोप वन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस श्रीकंठ का इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को यह नियम अनुसार संध्या समय घर आए। बाहर बैठ के कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे तक चलता रहा होगा रात को। गांव के पुरुषों को इन बातों में आनंद मिलता था। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी उनको। श्रीकंठ को पिंड चढ़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक अनर्थ हो जाएगा किसी दिन। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोलता है, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोग कुछ समझती नहीं है ये। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गया। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलसा दूं उसका। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो, क्या हुआ है? आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं है मुझे खड़ाऊ से मारा और अकड़ता है इस तरह से। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने को बैठा तो कहा कि दाल में घी नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक के मारी। यदि हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कहा है वो सच है या झूठ है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोला, यहाँ तक हो गया, इस छोकरे को ये साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पे रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उनकी पलक तक नहीं झपकी रात भर। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बात कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं ही वो बातें अपने मुंह से कहनी पड़ रही थी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनको सिर पे चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ, जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं है, कोई एक की दो कह ले, वहां तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ानी अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ बोला, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ये सब मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कितने घर संभाले गए। जिस पर स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ,
उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ लो, लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच गांव के कई और सज्जन हुक्कम चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बहुत खुश हुई सब। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वो कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी है इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को तुरंत ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो ही गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पकड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे खबर क्या। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ही नहीं आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकते। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वो घर में रहेगा या मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ जाए वहाँ चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पे चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उससे कभी इतना साहस नहीं था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पे बैठ जाए, हुक्का पी ले या पानी पी ले। बाप का भी वह इतना मान करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उसने कभी उसे घुड़का तक नहीं था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते थे। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया, 5 रुपए के पैसे लुटाए। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहे, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई यह न समझे। पर भाई का ये कहना था कि मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि वो रो रहा था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागे हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही। वो स्वभाव से ही दयावती, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों हो। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पे खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। तो श्रीकंठ ने कहा, मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैं कहाँ से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो रही, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा,
भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी बोली, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी ने जवाब दिया, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगा। लाल बिहारी बोलता है, तुम लोगों के साथ रहने की योग्य नहीं हूं मैं आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ा। लाल बिहारी ने जवाब दिया, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। आनंदी बोलती है, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का भी हृदय पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देख, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सब स्वीकार करता हूँ। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देख आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं।